नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हुकम सिंह गुनावत, महाराजा कंपटीशन क्लास से करौली। तो देखिए मित्रों, संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों को हमने चालू किया है और शिक्षा मंत्री के कथन के अनुसार लगता है कि सितंबर में एग्ज़ाम होगी। और वैसे भी वो कहते हैं तो वो वहीं करते हैं। तो इसीलिए याद रखें दोस्तों, जो हमसे जुड़े हैं, जो रोज़ हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को पढ़ते हैं, तो उनसे सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है मेरी कि एक ही वीडियो को 2-3 बार लगातार देखें ताकि वो कंठस्थ हो जाए। और जहाँ तक सवाल है कि परीक्षा में शिक्षण विधियों को लेकर जो सवाल पूछे जाएंगे वो लगभग इन्हीं में से आपको आ जाएंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए जा रहे हैं, ज़्यादा वर्जन भी मैं नहीं डाल रहा हूँ। और जो सार्थक तथ्य होते हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक वीडियो में। तो प्रत्येक को ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। इससे पहले यूनिट 4 अपना चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, रीड लेवल फर्स्ट 2 सिलेबस जो अपना है उसमें यूनिट 4 चल रहा है। और यूनिट 4 में है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में प्राचीन विधियाँ हमारी चल रही थी। प्राचीन विधियों में पाठशाला विधि आप पढ़ रहे थे, तो पाठशाला विधि में पढ़ा चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। और आज हम पाठशाला विधियों के कई भाग हैं, कुछ उप विधि हैं जिन्हें प्रविधि कहेंगे, उन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी अब पढ़ रहे हैं पाठशाला विधि की प्रविधियाँ। समय अब है 9:05। यानी पाठशाला एक विधि है, प्राचीन विधि है, उसी की ये प्रविधि है। तो ये सभी प्राचीन हो गई। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जितनी भी मैंने लिखी है पाठशाला विधि की प्रविधियाँ, ये सभी की सभी प्राचीन मानी जाएंगी, क्योंकि पाठशाला प्राचीन विधि है तो ये भी सभी प्राचीन है। तो एक बार मैं इनके नाम बता दूं आपको। पाठशाला विधि की कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं? सूत्र विधि, पारायण विधि, मौखिक व व्यक्तिगत विधि, व्याख्यान विधि। देखो, व्याख्यान विधि प्राचीन है और व्याख्या विधि नवीन हो जाएगी। प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक विधि, वासन विधि, टीका विधि, दंडान्वय, खंडान्वय और वाद विवाद। इस प्रकार से ये पाठशाला विधि की प्रविधियां हैं। अब इनमें से मुख्य मुख्य बिंदु आपको याद रखने हैं। सभी प्रविधियों को मैं एक साथ क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान देना, एक एक बिंदु पर याद रखें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सूत्र विधि की। सूत्र विधि को लेकर के किस प्रकार से हमारी एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखना दोस्तों, सूत्र विधि जो है, याद रखना, प्राचीन विधि है। और सूत्र विधि कठिन विषयों को, यानी जो भी हमारा विषय हमें ऐसा लग रहा है कि ये कठिन है, तो कठिन विषयों को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो ये सबसे मेन बात निकल के आती है। यानी कोई भी विषय यदि कठिन है, आप किसी विषय को पढ़ रहे हैं और वो कठिन है, तो सीधी बात है कि आप उसका सूत्र बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे। मेरे बहुत सारे साथी जो पढ़ते हैं, जैसे मैं जीके की बात करूं या साइंस की बात करें, तो वो ट्रिक बना लेते हैं। कोई भी चीज़ याद नहीं होती तो उसका सूत्र बना लेते हैं और सूत्र से वो चीज़ सरल हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि कठिन विषय को जब सरल करना हो तो सूत्र बना लिया जाता है। और इस प्रकार से जब हम अपना अध्यापन कार्य कराते हैं तो वही होती है दोस्तों सूत्र विधि। तो आराम से आपको याद रह जाएगी सूत्र विधि क्या है। कठिन विषयों को पढ़ाने के लिए जब हम सूत्र बना लेते हैं, ट्रिक बना लेते हैं, वो सूत्र विधि होती है। प्राचीन काल में, वैदिक काल में सूत्रों के द्वारा ही संपूर्ण व्याकरण पढ़ाई जाती थी। जैसा आपने देखा है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, आप देखें पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, तो आपने देखा होगा उसमें सूत्र है।
संधि है तो सूत्र है। आज भी आप वो संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, जो भी अध्यापक साथी हमारे पढ़ाते हैं, तो वो सूत्र पहले लिखते हैं। यण संधि पढ़ा लिए तो ये कोई अणची, फिर उसी में से सारा मैटर निकालते हैं। आपको यादी संधि पढ़ानी है तो HO एवा या उसी में से सारा फॉर्मूला फिर बनाते हैं। तो कुल मिला के सूत्र क्या करते हैं, विषय को सरल बनाते हैं। इसलिए याद रखना, सूत्र विधि का क्या मतलब है, क्यों कब इसे उपयोग में लिया जाता है, तो कठिन विषय जब होते हैं, कठिन विषयों को अध्यापक सरल करने के लिए, समझाने के लिए छात्रों के समक्ष एक ट्रिक यानी सूत्र बना के प्रस्तुत करता है, तो वो विधि होती है कौन सी, सूत्र विधि। एग्जाम में पूछेगा किस विधि में अध्यापक कठिन विषय को सरल करके पढ़ाता है, किस विधि के द्वारा, सूत्र विधि के द्वारा। इसके बाद में दोस्तों अगली विधि की हम बात कर रहे हैं, पारायण विधि। याद रखना मित्रों, पारायण विधि पाणिनीय समय की विधि है पारायण। अच्छा, पारायण विधि में क्या है, देखिए पारायण विधि, इस विधि में क्या होता था मित्रों, पारायण विधि में जो वैदिक मंत्र होते थे, याद रखना कौन से मंत्र, वैदिक मंत्र, यानी वैदिक काल में आप जानते हैं कि मंत्रों का उच्चारण होता था, तो वैदिक मंत्रों को पहली बात तो कंठस्थ किया जाता था। वैदिक मंत्रों को कंठस्थ करने पर बल देती है, ठीक। यानी वैदिक मंत्र जो होते थे प्राचीन काल में, उन वैदिक मंत्रों को कंठस्थ करने पर क्या देती है, बल देती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों यहाँ, कि वैदिक मंत्र जो होते थे, उन वैदिक मंत्रों को अध्यापक छात्रों से कंठस्थ करवाता था, लेकिन सस्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्वर। तो याद रखना इसमें जो वाचन होता है वो कैसा होता है दोस्तों, सस्वर वाचन होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई इस पारायण विधि की। प्रश्न पूछेगा कि प्राचीन काल में वैदिक मंत्रों को कंठस्थ करवाते समय अध्यापक उनका सस्वर वाचन करवाते थे, किस विधि के दौरान, तो पारायण विधि। यानी पारायण विधि की जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि जो वैदिक मंत्र अध्यापक छात्रों के लिए सिखाता था, उन मंत्रों को कंठस्थ करवाता, लेकिन उच्चारण साथ, एक उच्चारण से लयबद्ध तरीके से अध्यापक किसी भी मंत्र को बोलता। जैसे कि गायत्री मंत्र की मैं बात करूं तो इस तरह से बोलता था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्ववितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से मंत्रों को स्वर के साथ अध्यापक बोलता, फिर विद्यार्थी बोलते थे, तो सस्वर वाचन होता था। वैदिक मंत्रों को कंठस्थ तो कराते ही थे, लेकिन किसके साथ में, स्वर के साथ में लयबद्ध तरीके से सस्वर वाचन पर बल देती है कौन सी, पारायण विधि। इसी तरह हमारी एग्जाम में सवाल आना है कि प्राचीन विधियों में ऐसी कौन सी विधि है जो वैदिक मंत्रों के सस्वर वाचन पर बल देती, तो जवाब होगा दोस्तों पारायण विधि। अब लेते हैं अगली तीसरी विधि अपनी, कौन सी, मौखिक व, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, मौखिक व व्यक्तिगत विधि। देखो ये विधि है अपनी तीसरी, मौखिक व व्यक्तिगत विधि। तो इसमें नाम से ही पता लग रहा है, मौखिक वर्ड आ रहा है और व्यक्तिगत, यानी दो शब्द ये हैं दोस्तों, मौखिक और व्यक्तिगत। देख लेते हैं, चलो इसका क्या मतलब है। मौखिक, मौखिक का मतलब है कि प्राचीन काल में अध्यापक जो होते थे वो मौखिक रूप से अध्यापन कार्य कराते थे, यानी लिखित कार्य पर कोई बल नहीं दिया जाता था, मौखिक अभिव्यक्ति कराई जाती थी। मंत्र जो होते थे, सूत्र वगैरह जो होते थे, उन्हें मौखिक रूप से याद करवाया जाता था। जैसे मैं अभी आप उसके सामने पढ़ा रहा हूँ तो मैं लिखित रूप से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और मौखिक अभिव्यक्ति भी कर रहा हूँ। उस समय में केवल और केवल गुरुओं के आश्रम होते थे और गुरुजी शिष्यों को केवल मौखिक रूप से, कोई बोर्ड नहीं होता था, कोई चार्ट नहीं होता था, मौखिक रूप से मंत्रों की अभिव्यक्ति कराते थे। मौखिक ये इसीलिए पढ़ा। व्यक्तिगत का मतलब क्या है, इसमें ऐसा होता था इस विधि में कि अध्यापक मौखिक रूप से जिन
मंत्रों का उच्चारण करवाता, मौखिक रूप से जिन चीजों को, यहाँ देखो सहस्वर वाचन कोई जरूरी नहीं था मित्रों, वो मौखिक रूप से मंत्र को बुलवाता था, लेकिन स्वर के साथ बोलना नहीं बोलना ऐसा कोई अनिवार्य नहीं था। बिना स्वर के बिना लय के मंत्रों को मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था, याद करवाया जाता। लेकिन वहाँ एक बात थी कि कोई भी विद्यार्थी अगर त्रुटि करता था, एक एक से व्यक्तिगत भी पूछे जाते थे। मेरा मतलब है जिन मंत्रों को, जिन सूत्रों को अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया और फिर वो सूत्र जो हैं विद्यार्थियों को याद हुए या नहीं हुए, कितना रेस्पॉन्स आया नहीं आया, इसके लिए अध्यापक क्या करता है कि विद्यार्थी से उन्हीं मंत्रों को बुलवाता है और उन विद्यार्थियों में से जो विद्यार्थी वाचन संबंधी त्रुटि करते थे, मेरा मतलब है कि मंत्र को अशुद्ध बोलते थे, तो फिर क्या होता, हम जानते हैं कि संस्कृत में शुद्ध बोलना बहुत जरूरी है, तो फिर अध्यापक सारे विद्यार्थियों को चुप कर देता और जो विद्यार्थी त्रुटि करता था, शुद्धि करता, उसी से उस मंत्र का बार बार उच्चारण करवाया जाता, यानी व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता। इसीलिए यहाँ व्यक्तिगत नाम पढ़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राचीन विधियों में से कौन सी विधि है जिसमें छात्रों को व्यक्तिगत रूप से शुद्ध उच्चारण करवाने पर बल देते थे, यानी वो शुद्ध बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं किसी भी मंत्र को, तो एक प्रत्येक छात्र से बार बार बुलवाया जाता था, वो त्रुटि कर रहा तो फिर बुलवाया जाता। तो ये हुई मौखिक व व्यक्तिगत विधि, जिसमें अध्यापक मौखिक रूप से, यानी लिखित का नहीं होता, मौखिक रूप से छात्रों को पढ़ाता था, मंत्रों का उच्चारण करवाता, और जो छात्र मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, उन छात्रों से क्या होता था मित्रों, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते उन छात्रों से व्यक्तिगत रूप से उन्हें बुलवाता था। इन दोनों में यही अंतर है दोस्तों, यहाँ सहस्वर वाचन होता है, यहाँ स्वर के साथ बोलना कोई जरूरी नहीं था। दूसरा, इन्हें तुलनात्मक रूप से आप समझिए। दूसरी बात यह है कि इस विधि में क्या होता था, अध्यापक कोई भी प्रकरण जैसे आज पढ़ा दिया तो कल उसे तब पढ़ाता था जब पहले वाले का मूल्यांकन कर लेता था, यानी उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों को दोहरान करता और छात्रों से पूछता था, रेस्पॉन्स लेता था, तब आगे बढ़ता था। तो ऐसी कौन सी विधि थी प्राचीन विधियों में जिसमें अध्यापक छात्रों से पूर्व पठित अंशों का मूल्यांकन करवा के ही आगे बढ़ता था, उनका रेस्पॉन्स लेके। तो वो थी मित्रों मौखिक व व्यक्तिगत विधि। तो दोनों में ये अंतर हो गया। पहला अंतर, इसमें मंत्रों को स्वर के साथ कंठस्थ करवाया जाता, इसमें स्वर के साथ बोलना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन जो छात्र बोलने में अशुद्धि करते उनसे व्यक्तिगत रूप से बुलवाए जाते थे। इसमें एक और बात थी कि पूर्व में पठित प्रकरण को दोहरान करके ही आगे बढ़ते। और पारायण में एक इम्पोर्टेंट अलग से बात थी मित्रों, पारायण विधि का जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि जो भी छात्र वैदिक मंत्रों को बिना रटे याद कर लेते थे, बार बार कंठस्थ करवाना जरूरी नहीं, कुछ ऐसे प्रतिभाशाली होते जो एक दो बार में याद कर लेते, यानी बिना उच्चारण के ही वैसे ही याद हो जाते, तो ऐसे छात्रों को हम एक्रच कहते थे। याद रखना दोस्तों, उनको इस पारायण विधि में क्या कहते थे, एक्रच के नाम से जानते। तो पारायण विधि की बात कर रहा हूँ, दोनों को तुलनात्मक मैं बता रहा हूँ। पारायण विधि के दौरान ऐसे छात्र जो सहस्वर वाचन किए बिना ही मंत्रों को कंठस्थ कर लेते थे, कम समय में याद हो जाते, तो वो छात्र कहलाते थे एक्रच। और जो छात्र पारायण विधि में वैदिक मंत्र 5 मंत्रों का, यानी 5 मंत्रों का अध्ययन कर लेते, उन्हें पंचम अध्ययन, उसको क्या कहते थे, पंचम अध्ययन। यानी वेद से संबंधित कुछ बात है, ये वेद के 5 यदि मंत्र याद हो गए, पंचम अध्ययन हो गया, और 5 शब्द याद हो गए तो पंचम शब्दम हो गया, और 5 प्रकार से अगर याद कर लिया अलग अलग तरीके से तो पंचम स्वरूप के नाम से जाना जाता। ये सारे फैक्ट हैं पारायण विधि के। तो आगे हम बढ़ते हैं मित्रों, व्याख्यान विधि। याद रखना कौन सी विधि, व्याख्यान विधि। तो देखो व्याख्यान विधि क्या है, किस तरह के सवाल
इसको लेके हमारी एग्जाम में आ सकते हैं, व्याख्यान विधि। तो देखना दोस्तों, व्याख्यान विधि के बारे में आप समझ रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि व्याख्यान विधि प्राचीन विधि है, और व्याख्या विधि की यदि हम बात करें सिर्फ व्याख्या, तो वो हो जाएगी दोस्तों नवीन। यानी ये कौन सी हो गई हमारी नवीन। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है, व्याख्यान प्राचीन विधियों में आएगी और व्याख्या नवीन विधियों में आएगी। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं, देखिए ध्यान लगाएं आप। तो व्याख्यान विधि में क्या होता था, व्याख्यान विधि याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि शंका समाधान, शंका समाधान यानी छात्रों को पढ़ते समय किसी भी प्रकरण को लेके कोई शंका हो रही हो, किसी भी विषय को जब अध्यापक पढ़ा रहा है तो कोई शंका है मन में, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो शंका के समाधान के लिए अध्यापक उस प्रकरण को खोल खोल के पढ़ाता था, यानी उसकी व्याख्या कर देता था, तो वो व्याख्यान विधि कहलाती थी। तो यही प्रश्न आना है हमारी एग्जाम में, शंका समाधान के लिए प्राचीन विधि कौन सी चलती थी, व्याख्यान विधि। इसमें याद रखना, जब छात्रों के सामने अध्यापक जब व्याख्यान करता था, किसी प्रकरण को खोल के समझाता था, तो वो व्याख्यान करता, तो व्याख्यान छह अंग होते थे उसके। कितने अंग? 6। तो ये भी महत्वपूर्ण विशेषता हो गई कि व्याख्यान के कितने अंग होते थे, तो 6 अंग। याद रखना दोस्तों, व्याख्यान के कुल कितने अंग होते, तो हमारा जवाब होगा 6 अंग होते थे व्याख्यान के। जैसे वो क्या करता था, जो भी पद होता था उस पद का विच्छेद करके बताता था। कोई पद समझ में नहीं आ रहा है तो विच्छेद करके बताता था। उसके बाद में क्या करता, कोई भी पद जो होता था उस पद का अर्थ बताता था अध्यापक। हाँ, समझ में नहीं आता तो अर्थ बताता। उसके बाद में क्या करता था, वो विग्रह करके बताता था उस पद का विग्रह। उसके बाद में उस पद का क्या करता, वाक्य योजना यानी वाक्य में प्रयोग करके बताता। इस तरह बताता अध्यापक। उसके बाद में दोस्तों क्या किया जाता था, आक्षेप करके बताता। क्या? आक्षेप करके बताता। और उसके बाद में क्या होता था, समाधान यानी समाधान किया जाता था। तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 6 अंग होते हैं। तो व्याख्यान की ये भी सवाल हमारी एग्जाम में आ सकता है, व्याख्यान के कितने अंग होते हैं? 6। एक पद का विच्छेद करना, जो भी पद समस्या हो रही है विद्यार्थी को, अध्यापक पढ़ा रहा है तो पदों को अलग अलग करना, तोड़ के बताना, पदों का विच्छेद करना, या फिर पद का अर्थ बताना, विग्रह करना, वाक्य में प्रयोग करके आक्षेप करना, आक्षेप और समाधान करना। तो इस प्रकार से याद रखना 6 अंग होते हैं किसके, व्याख्यान विधि के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि निम्न में से व्याख्यान विधि का कौन सा अंग नहीं है। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। इस तरह व्याख्यान के 6 अंग याद रखना, पद का विच्छेद करते थे, पद का अर्थ बताते, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान। तो ये यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगली जो हमारी विधि है वो है मित्रों प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर विधि याद रखिएगा। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता था कि किसी भी प्रकरण को अध्यापक पढ़ाता था और प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों से उनके ज्ञान को जानता था, विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देते थे। तो इस प्रकार प्रश्नोत्तर विधि थी, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाइए अगली विधि हो गई हमारी कौन सी, कथा कथन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कथा कथन विधि। यानी कथा कथन विधि विषय को रुचिकर बनाने के लिए, यानी कोई भी विषय पढ़ा रहा है अध्यापक और उस विषय को कैसा बनाना है, रुचिकर। ये जो कि तो ही सवाल आपकी एग्जाम में आ सकते हैं कि प्राचीन काल में विषय को रुचिकर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता, तो कथा कथन विधि। इसमें क्या होता था दोस्तों, अध्यापक पढ़ाते समय बीच बीच में छात्रों के समक्ष किसी कथा को, यानी कोई कथा सुनाता था बीच बीच में। इससे क्या होता था कि अध्यापन कार्य रुचिकर होता था, यानी विषय रुचिकर होता था। बीच में कुछ कथा कहानियां सुना दी जाती, जैसे कि मैं कह सकता हूँ पंचतंत्र पर, पंचतंत्र की कहानी सुना देना, या फिर हम कह सकते हैं
आपने सुना है हितोपदेश, नारायण पंडित का पंचतंत्र बोले तो विष्णु शर्मा का ग्रंथ। तो पंचतंत्र, हितोपदेश आदि की बीच बीच में कहानियां सुनाना संस्कृत पढ़ाते समय। तो इस तरह याद रखना मित्रों, विषय रुचिकर बनता था। तो कथा कथन विधि, यानी कथा को जब भी कोई बात बताई जाती तो बीच में कुछ कथन कहना, ये हो गई कथा कथन विधि। तो सवाल यही आना जाना है कि प्राचीन काल में विषय को रुचिकर बनाने के लिए, अध्यापन कार्य को रुचिकर बनाने के लिए, और जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं उसे रुचिकर बनाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती? कथा कथन विधि। ठीक, नेक्स्ट देखना मित्रों, अगला नेक्स्ट हो गया अपना कौन सा, अगली है कथ्या नायक विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कथ्या नायक। देखो नाम से ही पता लग रहा होगा, कथ्या नायक यानी कक्षा का नायक। आप जानते हैं हम मॉनिटर नियुक्त करते हैं, मॉनिटर यानी एक विद्यार्थी को हम कक्षा का नायक बना देते हैं। तो कक्षा नायक विधि में क्या होता था, अध्यापक जब कभी या तो अस्वस्थ हो जाता, अस्वस्थ हो गया अध्यापक, मेरा मतलब है कि बीमार पड़ गया या किसी कारण बस अध्यापक कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो अध्यापक क्या करता, कक्षा का भार उसी कक्षा के मेधावी छात्रों को सौंपता। किनको दोस्तों? मेधावी छात्रों को सौंपता, और वही मेधावी छात्र अध्यापक की भांति अध्यापन का कार्य कराते थे, यानी एक प्रशिक्षण देते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें मेधावी छात्रों को अध्यापन कराने का मौका मिलता था। वो तौर तरीके सीखते थे और वो एक जिम्मेदारी को समझते थे। तो अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा के मेधावी छात्रों के द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जाता था। कौन सी विधि थी? कक्षा नायक विधि। नाम से ही पता लग रहा है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं अगली जो विधि है मित्रों, भाषण विधि। नेक्स्ट कौन सी विधि हो जाएगी दोस्तों? ये हो गई कौन सी? भाषण विधि। इसके जनक पाणिनि माने जाते हैं, याद रखना, पाणिनि। भाषण विधि याद रखना। तो भाषण विधि में क्या होता है, किसी भी विषय को बढ़ा चढ़ा के यानी एक लंबा भाषण दे करके समझाना, यही होती है भाषण विधि। यानी पढ़ाते समय अध्यापक को एक लंबे भाषण के द्वारा विद्यार्थियों को समझाता था किसी प्रकरण को, तो वही होती थी कौन सी? भाषण विधि। ठीक, इसके बाद में अब जितनी विधि है दोस्तों वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं एक बार। टीका विधि। टीका विधि के जनक श्री हर्ष हैं, याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। दंडान्वय के सुकराते, खंडान्वय के भी सुकराते, और वाद विवाद विधि के जनक है हर्वर्टसन। तो सबसे पहले हम लेते हैं टीका विधि। कौन सी विधि दोस्तों? टीका विधि। ठीक, ये हो गई मित्रों टीका विधि। इसके जनक माने जाते हैं श्रीहर्ष। तो सबसे पहला सवाल तो यही हुआ कि टीका विधि के जनक कौन है, तो उत्तर क्या होगा? श्रीहर्ष। इस विधि में क्या होता था मित्रों, अध्यापक जब छात्रों को पढ़ाता तो वो अध्यापक कोई श्लोक बोलता, कोई श्लोक बोल दिए या फिर सूक्ति, कोई भी क्या बोल दी? सूक्ति बोल दी। तो श्लोक या सूक्ति बोलता था, कौन बोलता था मित्रों? अध्यापक। टीका विधि की बात कर रहा हूँ, श्रीहर्ष इसके जनक है। तो अध्यापक कोई श्लोक या सूक्ति बोलता था और विद्यार्थियों से टिप्पणी करने के लिए, टिप्पणी यानी टीका टिप्पणी करने के लिए कहता था, तो विद्यार्थी टिप्पणी करते थे। इससे क्या होता था, किसी भी श्लोक या सूक्ति का क्या भावार्थ निकल जाता था। क्या निकलता था? भावार्थ। तो याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी श्लोक या सूक्ति का भावार्थ निकलवाने के लिए, उसका भाव प्रकट करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों से उस कोई श्लोक बोल देता उनके सामने या सूक्ति बोल देता और विद्यार्थियों से टिप्पणी करने के लिए कहता। तो प्रत्येक विद्यार्थी अपना अपना अलग अलग विचार देते, अपने भाव रखते थे। तो इससे क्या होता था, उस श्लोक के या सूक्ति के भाव यानी भावार्थ, उसका भाव निकल जाता था। तो ये थी दोस्तों टीका विधि। इसके बाद में देखिएगा, ध्यान लगाएं, अब बात करते हैं हम दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि सुकरात की है मित्रों, जिसको लेकर के सवाल एग्जाम में आ चुका है, और एक होती है खंडान्वय। तो मैं आपको दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा, तुलनात्मक दंडान्वय विधि
और हो गई कौन सी, खंडान्वय। देखो दंडान्वय विधि की उत्पत्ति जो हुई है वो समस्या समाधान विधि से हुई है। एक बात कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दंडान्वय विधि की उत्पत्ति हुई है समस्या समाधान विधि से, और खंडान्वय विधि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो प्रश्नोत्तर विधि से हुई है। ये दो बातें विशेष इंपॉर्टेंट है। दंडान्वय विधि की उत्पत्ति समस्या समाधान विधि से, और खंडान्वय की उत्पत्ति प्रश्नोत्तर विधि से हुई है। दूसरी बात मित्रों, दंडान्वय विधि में जो दंड शब्द है, दंड का अर्थ होता है वाक्य। ये पहले की एग्जाम आ चुका है रीट में। दंडान्वय विधि में दंड शब्द किसका सूचक है, वाक्य का। ये याद रखना मित्रों, दोहरान हो सकता है। दंड शब्द किसका सूचक है, तो वाक्य का सूचक है। अच्छा, दंडान्वय विधि में समस्या समाधान से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। मैं कह सकता हूँ कि ये जो दंडान्वय विधि है, इस विधि में याद रखना कोई भी प्रकरण जो होता है उसमें उस प्रकरण की समस्या सॉल्व की जाती है। पद शिक्षण की विधि है मित्रों दोनों, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दंड किसका सूचक है, वाक्य का। यहाँ खंडान्वय की मैं बात कर रहा हूँ। इस विधि में या खंडान्वय में याद रखना, खंडान्वय विधि में लय, सुर, स्वर, ताल आदि के साथ में पद शिक्षण कराया जाता था। किसमें, खंडान्वय विधि में। और उसके बाद में लय स्वर ताल के साथ में विद्यार्थियों दो भागों में बांट के इसे पढ़ाया जाता। प्रथम भाग में अध्यापक क्या करता, इस किसमें, खंडान्वय विधि में पद शिक्षण कराता। तो प्रथम भाग में विद्यार्थियों के समक्ष क्या करता था, यानी लय स्वर ताल के साथ में पढ़ाता, फिर प्रश्नोत्तर पूछता, फिर पुनः पढ़ाता प्रश्नोत्तर, और एक बार फिर अंत में दोनों भागों को मिला के एक साथ कार्य करता था। इसके बाद में लास्ट है वाद विवाद विधि। वाद विवाद याद रखना, ये एक औपचारिक है। वाद विवाद विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्वर्डसन की विधि है मित्रों। वाद विवाद विधि किसकी है, हार्वर्डसन ने दी थी। और इसमें औपचारिक रूप से वाद विवाद होता था, ये इंपॉर्टेंट बात है औपचारिक। इसमें डिबेट होती थी मित्रों, डिबेट आप देखते होंगे टेलीविजन पे, समित पात्रा है, कन्हैया लाल है, इनके डिबेट चलते हैं। तो इसमें क्या होता था, दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष विपक्ष होते हैं, तो वो अपने अपने विचार रखते हैं। एक पक्ष विचार रखता है, दूसरा उसका खंडन करता है, यानी तर्क रखता है। तो तर्क शक्ति का विकास भी होता है छात्रों में। वाद विवाद कक्षा में करवाया जाता है, गुट बनाए जाते हैं इस विधि के द्वारा। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि वाद विवाद प्राचीन काल में जैसे संवाद है, संवाद होते थे प्राचीन काल में, या शास्त्रार्थ होते थे। तो ऐसा करने में इसी विधि का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। तो यह है वाद विवाद विधि। इस प्रकार पाठशाला विधि की ये सभी प्रविधियां हुई थी मित्रों। ये यूनिट 4 इकाई 4 हमारा चल रहा है। तो अच्छे से आप सारा वीडियो 2-3 बार देखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जो लोग जुड़ रहे हैं वो बताएं कि इस तरह करौली से भी हमारे हुकुम सिंह जी सर हैं जो हमें रोज पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।